स्वागत है आप सभी का स्पेस आइस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं नीतू एस उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ बीपीएससी की इस ऑप्शनल क्लास में। बीपीएससी की इस ऑप्शनल क्लास हिंदी साहित्य में आप सभी से पहले चर्चा हुई थी कि हिंदी साहित्य कैसे एक रोचक और अंकदायी विषय है और किस प्रकार से हम 300 नंबर में से 200 अंकों को किस प्रकार से लाने का प्रयास कर सकते हैं। आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है हिंदी ऑप्शनल का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और उस पाठ्यक्रम को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस पाठ्यक्रम में अपने 200 प्लस अंक के टारगेट को पूरा करेंगे। तो देखिए, विषय वस्तु में जाने से पहले हम सिलेबस पर डिस्कशन करने से पहले ये जान ले कि जब हम साहित्य को पढ़ रहे हैं तो साहित्य के अंतर्गत हमें अपनी मनोदशा को किस तरीके से रखना है और किस प्रकार हमें साहित्य के अध्ययन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम साहित्य को पढ़ करके उसे आत्मसात कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक हमारे आए, उसको इस तरह से लिखने की समझ हमारे अंदर विकसित हो सके। देखिए, मेन जो हमारा मोटिव है साहित्य को पढ़ने का, एक वैकल्पिक विषय को पढ़ने का, वो है कि हम परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। हम जैसे परीक्षार्थी हैं तो सभी एस्पिरेंट्स जो बैठने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में या जो बैठेंगे आगे, वो वैकल्पिक विषय को जब ध्यान में रखें तो पहले ये देखें कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है, कितने पेपर में डिवाइडेड है और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस आ रहे हैं और हमें किस तरह से हम उसको ज्यादा से ज्यादा इस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। देखिए, चाहे मैं बात करूंगी यहाँ पे हिंदी साहित्य जो हिंदी साहित्य है वो क्या है, थोड़ी सी चर्चा इस पर पहले हो जाए, तब हम इसकी विषय वस्तु को इसके सिलेबस पर सीधे आएंगे। क्योंकि पहले हमारा ये टॉपिक हो चुका है कि भाई एक रोचक विषय, ये आप सभी जान रहे हैं। और रोचक का जानते हैं, रोचक विषय का मतलब रोचक होने से क्या हो जाता है। अगर कोई विषय रोचक है, तो इससे क्या हासिल होता है। देखिए, रोचकता से होता क्या है, अगर विषय रोचक होगा, ठीक है, तो आपके लिए वो विषय बहुत सहज होगा, ठीक है। और जब ये विषय आपके लिए सहज होगा तो आप उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे, आपके लिए ये विषय बहुत सरल होगा। और जहां सरलता होती है उस पे अपना प्रदर्शन व्यक्ति का बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए सरल है। और जहां पे भी सरलता आ जाती है व्यक्ति के मस्तिष्क में, व्यक्ति के विचार में, जब सरलता आएगी तो आपका प्रदर्शन बहुत उम्दा क्वालिटी का होगा, आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा, आप ज्यादा से ज्यादा अंकों को स्कोर करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप विषय की वस्तु को जानने से पहले, आप सिलेबस को जानने से पहले ये जाने कि एक कंफर्ट जोन हो आपके पास सब्जेक्ट को लेकर के, एक आपके पास इस तरीके की मनोदशा आपकी बनी हुई हो कि आपको वो चीज कठिन ना लगे। क्योंकि आप ये जानते रहें कि सहजता से हम सरलता को प्राप्त करेंगे और सरलता से हम अपने प्रदर्शन के द्वारा सफलता को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप सरल होइए, विषय के साथ सहज होइए और फिर आप सफलता की तरफ आगे बढ़िए। तो हिंदी साहित्य में देखिए, हम जब पढ़ते हैं हिंदी साहित्य क्या है, किसी भी कालखंड में, ठीक है, हिंदी साहित्य, यहाँ आइए, किसी भी कालखंड में, कालखंड का मतलब होता है टाइम पीरियड। किसी भी कालखंड में जो मानव और समाज की गतिशील परंपराओं का संवेदनात्मक आख्यान, मुझे उम्मीद है आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, संवेदनात्मक आख्यान, इसको कहते हैं इमोशनल डिस्कोर्स। किसी भी कालखंड में मानव और समाज की गतिशील परंपराओं का संवेदनात्मक आख्यान ही साहित्य का भाग है, वही हमारा साहित्य बनता है। तो हिंदी साहित्य के जो ये कालखंड वाली स्थिति है,
ये आपसे हमेशा टकराती रहेगी। कालखंड का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य जब भी हम पढ़ेंगे तो चाहे इसका विभाजन पढ़ें, चाहे हम किसी कवि की कविता को पढ़ें या किसी गद्य काव्य को पढ़ें या पद्य को पढ़ें, नाटक पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, कहानी पढ़ें या कोई और संस्मरण पढ़ें, तो हम इस कालखंड की परिधि से बाहर नहीं जा सकते। साहित्य अपने आप को इसी में समेटे हुए है, इसी का प्रदर्शन साहित्य में। साहित्य देखिए क्या होता है, आज डिजिटलाइजेशन है, आज क्या है, डिजिटलाइजेशन का टाइम है। डिजिटलाइजेशन में क्या हो रहा है कि यहां से क्लास रिले हो रहा है और आप तक मेरी बात पहुंच रही है, ठीक है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये डिजिटलाइजेशन की वजह से संभव हुआ। जो नेट की व्यवस्था है, जो आज हर चीज का डिजिटलाइजेशन है, इस सब से तो, तकनीकी के माध्यम से तो ये सारा संभव हुआ। अगर ये तकनीकी ना हो, जिस समाज में इस तकनीकी का विकास नहीं था, फिर चीजें एक एक पीढ़ी से, एक युग से दूसरे युग तक कैसे पहुंचेंगी? तो ये साहित्य काम करता है। तब ये कैसे पहुंची? तब ये साहित्य से पहुंची। साहित्य ने क्या किया? सूचनाओं को, बहुत मार्मिक सूचनाओं को क्या किया? एक युग से दूसरे युग तक ट्रांसफर किया इसने। एक युग से दूसरे युग तक पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा? कैसे? यहां हम देखेंगे कि ये साहित्य के माध्यम से पहुंच गया। साहित्य के माध्यम से। साहित्य क्या? वे सभी रचनाएं जो रचनाकारों ने लिखी, चाहे वो गद्य में लिखी गई हो, चाहे वो पद्य में लिखी गई हो, चाहे वो किसी और शैली में लिखी गई हो, बहरहाल जो भी है, जो साहित्य है, उसके माध्यम से एक युग से दूसरे युग में सूचनाओं का जो संचार पहुंचा, जो एक युग से दूसरे युग में सूचनाएं गई, जिस माध्यम से गई, उसका काम जोड़ने का किया साहित्य ने। तो साहित्य ने क्या किया? एक युग से दूसरे युग को जोड़ दिया। ये साहित्य की महत्ता है हमारे जीवन में। हमारी सभी चीजों को, जो हमारे ज्ञान है, जो हमारा आज संस्कृति का परिष्कृत रूप है, इसको में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब देखिए, हम आ जाते हैं इसके सिलेबस पे, इसकी विषय वस्तु को अब हम देखते हैं। देखिए, बात चाहे बीपीएससी की हो, चाहे बात यूपीएससी की हो या यूपीपीसीएस किसी अन्य राज्य की हो, जहां पर भी हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि देखिए यूपीएससी में क्या स्थिति है, यूपीएससी में क्या स्थिति है, यहां पे 500 अंक हैं, ठीक है। आज चूंकि हमारा लेक्चर बीपीएससी पर बेस्ड है, तो इसके लिए हम जाने कि कैसे हम बीपीएससी को तैयार करते करते यूपीएससी या अन्य राज्य की सेवाओं के लिए हमारे लिए उपयोगी रहेगा विषय। होता क्या है कि यूपीएससी में 500 अंक का विषय है, जिसमें 2 पेपर में इसका डिवीजन है, पेपर 1 और पेपर 2। ये यहाँ पे 250 अंकों में विभाजित है। इसमें भी 2 खंड है, इसमें भी 2 खंड है। बहरहाल हमारे 250 अंकों की वहां लड़ाई होती है और हम उसमें से अपने टोटल 500 अंकों के लिए हम अपना संघर्ष करते हैं। अब बात यूपीएससी में क्या है, यूपीपीएससी जो है, इसमें यूपीपीएससी ये वाला जो पार्ट है, इसमें क्या है, ये 400 अंकों की बात है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पेपर हैं और इस 2 पेपर में इसके भी 2 सेक्शन बनाए गए हैं, 2 सेक्शन बनाए गए हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। और उसी में सारा 200-200 अंकों को लेकर के हमारी सारी बात रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी के लिए। अब बीपीएससी में क्या स्थिति है? देखिए, बीपीएससी की स्थिति, जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि 300 अंकों की बात है यहाँ। ये टोटल 300 अंकों का ही गेम है और इस 300 अंक में एक ही प्रश्न पेपर है टोटल, और इसमें 12 प्रश्न हैं, ठीक है। क्या स्थिति है? यहां देख लेते हैं कि टोटल जो है बीपीएससी में 300 अंक, टोटल 300 अंक की बात है। ये देखिए,
ठीक है, ये 300 अंक जो हैं ये एक ही पेपर में शामिल हैं, इसका केवल एक ही पेपर रहेगा और इस पेपर में टोटल 12 क्वेश्चन तकरीबन 60वीं बीपीएससी से ऐसी प्रक्रिया चली आ रही है। अब जो आपकी एग्जामिनेशन होगी ये 67 से लेकर के 68वीं बीपीएससी में आपके लिए मैं का आधार हम इस विषय वस्तु को बनाएंगे। जो हमारा चर्चा का पार्ट रहेगा, एक मिनट, जो हमारी चर्चा का पार्ट रहेगा उसको हम इसका आधार बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमने कल कहा आपसे कि जो 300 अंक वाली बात ये है, जो टोटल 300 अंक की बात है, इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा 200 प्लस अंक का। जो मैं आपसे कल भी इस पर चर्चा कर चुकी हूं कि 200 प्लस अंक बीपीएससी में 300 ही अंक की परीक्षा है, जिसमें से एक ही पेपर होगा और ये पेपर टोटल 300 नंबर का होगा। और इस टोटल 300 नंबर में से प्रश्न पत्र में सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड करके ये इसमें टोटल 12 क्वेश्चन ही होंगे और इन 12 क्वेश्चन में से हमें मात्र 6 क्वेश्चन करने होंगे। कितने करने होंगे? केवल 6 क्वेश्चन ही हमें इसमें से करने होंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह से बताते हैं कि ये जो 6 क्वेश्चन का डिवीजन है, तो ये हो गया 6 क्वेश्चन हो गए और 300 अंक हैं, तो यानी कि ये 50 अंक का एक क्वेश्चन होकर के 300 अंकों को लाएंगे। ये देखिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आप समझे कि टोटल 300 अंकों का गेम है। इस 300 अंकों की हम चीजों को बढ़ाएंगे। जो 300 अंक यहां हैं, इसमें से 200 प्लस का अगर हम टारगेट कर लें, तो अगर हम इसमें से 200 प्लस अंकों का टारगेट करेंगे तो टोटल 12 ही क्वेश्चन है, जिसमें हमारी चॉइस है कि हम इन 12 क्वेश्चन में से हमें केवल 6 क्वेश्चन ही करने हैं। तो हम अपने इन 6 क्वेश्चनों को अगर पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ के अच्छे से आत्मसात करके 6 क्वेश्चन की परिधि में आ जाएं, 6 क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाएं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? ये जो 300 में से 200 अंकों का हमारा टारगेट है, हमें इसको अचीव करना है टोटल। तो बात सारी यहां है कि 12 क्वेश्चन हमारे सामने रहेंगे, 6 क्वेश्चन को हमें करना होगा। एक क्वेश्चन कैरी करेगा 50 मार्क्स को, एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 50 मार्क्स को। ठीक है, ये एक क्वेश्चन 50 मार्क्स के बराबर होगा। यानी कि जब एक क्वेश्चन हमारा 50 मार्क्स के बराबर है तो 6 क्वेश्चन हमारे बराबर हो जाएंगे 300 के। तो हमें टोटल 50-50 करके 6 जगह से निकाल लेना है। 50-50 करके निकालेंगे तो हमारा 600 का काम, 300 का काम हमारा पूरा हो जाएगा। अब देख लीजिए आप इसको, हम अब ये हम 300 को 200 अंक प्लस जो हमारा टारगेट है, इसे अचीव करने के लिए आज हमारी सारी चर्चा होगी कि हम किस प्रकार से बीपीएससी में किस प्रकार से हम 300 में से 200 प्लस अंक लाने की स्थिति में आ जाएं। देखिए, सारा गेम जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब मैं चाहूंगी कि हम अपने सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रखें और देखें कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। एक मिनट इसको हटा देती हूँ ताकि कहीं कोई समस्या सिलेबस को समझने में आपको ना रहे, वरना होगा क्या कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा इससे। ठीक है, तो ये चीज है हमारी सिलेबस की, ये हमारी सामने सिलेबस है और ये हमारा बीपीएससी का सिलेबस है। जैसा कि आज हमारी परिचर्चा बीपीएससी के सिलेबस को लेकर के है कि 300 अंकों में से हमने 200 अंकों को लेने का टारगेट फिक्स कर लिया है। 300 में से 200 अंकों को लेने का टारगेट फिक्स कर लिया है, इसको नहीं भूलना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमारा जो अब गठजोड़ है उसे हम कैसे लागू करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, विषय वस्तु को किस प्रकार से तैयार करेंगे, सारे काम आज हम इसमें करेंगे। अगर हम इस तरीके से सिर्फ 200 प्लस अंकों का टारगेट लेकर चलेंगे और विषय वस्तु हमारे सामने रहेगी, हम उसको अच्छे से आत्मसात करके पढ़ेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, तो किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। देखते हैं इसका जो पार्ट सेक्शन ए है। देखिए, हिंदी साहित्य में जो पहला पार्ट है वो है हिंदी भाषा का इतिहास। ये कह रहा है भाषा, हिंदी भाषा का इतिहास, ये कह रहा है भाषा।
भाषा का इतिहास है। ठीक है, भाषा का इतिहास पहला पार्ट है। इसमें क्या है, अपभ्रंश, आवहट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं। पहला अपभ्रंश, आवहट और, अब देखिए यहाँ सीधे पूछ लिया, यहाँ सीधे जो आपका सिलेबस में रखा है वो अपभ्रंश, अपहट और प्रारंभिक हिंदी रखी है। जबकि आप देखें तो यूपीएससी में या यूपीपीएससी में ऐसा नहीं है, वहां इसका सिलेबस थोड़ा सा और ज्यादा है। देखिए बेसिक चीजें ना यहाँ कम है ना वहां ज्यादा है, चीजें बिल्कुल सेम है और कहीं कोई अंतर सिलेबस में नहीं है। बस थोड़ा सा जो अंतर है वो कुछ कम और ज्यादा का है। कहीं किसी कमीशन ने कोई चीज अपने यहाँ एक दो ऐड कर लिया है, किसी ने उस चीज को ऐड नहीं किया है। जैसे अब देखें यहाँ पे क्या है, भाषा जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे सामने सिलेबस है, हिंदी भाषा का इतिहास है, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास वाला पार्ट है हमारा, और तीसरा जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन गद्य और काव्य का सेक्शन। तो पहला सेक्शन जो हमारा सिलेबस हमसे कह रहा है वो है भाषा, भाषा का इतिहास। ये देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा सेक्शन पहला है और उसका भी ये पहला पार्ट है, हिंदी भाषा का इतिहास। ये हमें किस ओर ले जा रहा है, देखिए हिंदी भाषा के इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो भाषा क्या है, भाषा जो होती है, जो हमारी ध्वनि है, जो ध्वनि है वो ध्वनि स्वर और व्यंजनों से के मिश्रण से भाषा का निर्माण हुआ है। हुआ क्या है, हमारी ऐसी मान्यता है हमारे हिंदी साहित्य को लेकर के कि जो संस्कृत है, ये पाणि जी का विचार है कि जो संस्कृत है उसी का बिगड़ा हुआ रूप, यानी कि उसी की अशुद्धि से जो भाषाएं पैदा हुई वो पाली, और पाली से का बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत, और प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश, और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ रूप अवहट, और अवहट से फिर पुरानी हिंदी। ठीक है, ये भाषा का अपना एक विकास है। देखिए अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, पाणि जी ने कहा कि नामवर जी ने भी पाणि है, इनका ये विचार है, नामवर सिंह ने भी इस बारे में बताया। इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे कि किस साहित्यकार की क्या स्थिति है, किस साहित्यकार का क्या मानना है और किस प्रकार से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी साहित्य की जो चीजें हैं। ठीक है, ये भाषा है। उसके बाद में भाषा में बहुत सारी चीजें, जैसे हम इसका दूसरा जो हमारा सिलेबस भाषा में, ये भी हमें पढ़ना होगा कि हिंदी मतलब अपभ्रंश पढ़ेंगे, अपभ्रंश के बाद अवहट पढ़ेंगे, और उसके बाद जैसे हिंदी का व्याकरणिक वाला पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे, व्याकरण वाला पार्ट है, इसमें संज्ञा है, ठीक है, सर्वनाम है, विशेषण है, और जो विशेष चीजें हैं इसकी, जो और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आएंगी वो है भाषा में लेकर के, कि भाषा का जो इसका दूसरा जो आपका ये सिलेबस है, इसको यहाँ देखा जाएगा। ये जो सिलेबस है भाषा का, जो एक ये वाला जो पार्ट है, इसकी व्याकरणिक, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, और इसकी व्याकरणीय और शाब्दिक विशेषताएं, ये दोनों, इनको हम एक साथ कवर अप करेंगे, व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं को लेकर के और मानक हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों को लेकर के। अब इसका जो व्याकरणिक वाला पार्ट है, जो शाब्दिक विशेषताएं, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए आगे जब हम पढ़ेंगे, क्लासेस का कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि व्याकरण का जो यहाँ ये वाला जो पार्ट है व्याकरण का, वो संज्ञा सर्वनाम से बढ़ करके आगे कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अल्प प्राण वायु वाले जो शब्द हैं, जो महाप्राण वाली चीजें हैं, घोष और अघोष की प्रवृत्ति कैसे है, स्वरागमन से चीजें कैसे बदलती हैं, कैसे भाषा बदल जाती है, शब्दों का रूप कैसे बदल जाता है, और लघु स्वर और दीर्घ स्वर में किस तरीके से चीजों का परिवर्तन होता है। ये तो ये बहुत सारी चीजें आगे रहेंगी और बाद में हम देखेंगे। ये भाषा वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाषा में जो व्याकरणिक चीजें हैं जिस पर हमने चर्चा की, कि भाषा को हम देखेंगे कि इसका जो व्याकरण वाला पार्ट है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, और अल्प प्राण महाप्राण से लेकर के
और स्वर विपर्य और व्यंजन विपर्य तक इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं, जो इसका नेक्स्ट सिलेबस है ये वाला पार्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि आगे है जैसे देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण, तो ये बड़ा आसान है। ये इससे पहले मध्यकाल और अवधि और ब्रज का हिंदी साहित्य विकास के रूप, भाषा के रूप में कैसे विकास हुआ, तो इसमें हम पढ़ लेंगे बहुत सारी चीजें, जैसे ये सूर, कबीर और तुलसी को, ये जो तीन कवि हमारे यहाँ पे बीपीएससी में दिए हुए हैं, इनको इसमें मिला करके हम पढ़ेंगे। सूर, ये कबीर, सूर और तुलसी जी को मिला के इसमें पढ़ेंगे। फिर 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का विकास है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और हिंदी साहित्य का विकास है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये नवजागरण जब हम पढ़ेंगे तो नवजागरण के साथ ही इसका भी कवर अप कर लेंगे। फिर देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण है। अब आप सोचेंगे मानकीकरण की क्यों समस्या है? देखिए, मानकीकरण का क्या मतलब है कि हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे बहुत नजदीक नजदीक क्षेत्रों में भी लैंग्वेज बदल जाने की समस्या है। यहाँ तो भारतवर्ष में एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने बहुत बार पहले भी सुन रखा होगा कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। तो जहां इतनी विविधता होगी वहां मानक की समस्या होगी। मानक, तो मानक स्थापित हो, इसीलिए भाषा का मानकीकरण अत्यंत ही आवश्यक है। मानकीकरण हो जाने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, और जिस संदर्भ में जो बात कही जाती है उसी संदर्भ में उसको लिया जाए, इसी समस्याओं का समाधान इससे होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य का प्रमुख काल है, जो हिंदी साहित्य का प्रमुख काल वाला पार्ट है हमारा ये, इसमें सबसे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीति, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल आदि की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या होती हैं? प्रवृत्तियां क्या होती है? देखिए, किसी भी काल खंड में जो हमारा साहित्य है उस पे पढ़ने वाली उस जिस साहित्य जब रचा जा रहा है वो साहित्य, तो उस समाज में, उस व्यवस्था में जो कोई भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, चाहे वो कारक सामाजिक हो, चाहे वो कारक आर्थिक हो, चाहे वो कारक राजनीतिक हो, धार्मिक हो, या कोई अन्य सांस्कृतिक कारण हो, वो सब साहित्य को प्रभावित करते हैं। तो यही सब प्रवृत्तियों में देखी जाएंगी कि जो आदिकाल में रचनाएं रची गई उन पर क्या आप प्रभाव देखते हैं, वो किस तरीके की वृत्तियां उसमें दिखाई देती हैं। भक्ति काल में आप देखेंगे, जब भक्ति काल में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भक्ति काल में विशेष रूप से जो यहाँ दिए गए हैं, ये कबीर, सूर और तुलसी, तो ये भक्ति काल के ही कवि हैं, इनको हम भक्ति काल में कवर करेंगे। और देखेंगे कि जो कबीरदास जी ने तो किस प्रकार की बातें कही, कि जैसे समाज में इन्होंने हमेशा आडंबर का विरोध किया, बढ़ चढ़ के इन्होंने आडंबर के विरोध में बातें की और समाज में समरसता लाने की का प्रयास किया। मध्यकाल युगीन जो प्रवृत्तियां मानस के हृदय पटल पर छाई हुई थी, उससे उभारने के लिए भक्ति काल का उदय माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भक्ति काल के आने से ही जो मध्ययुगीन हमारे भारतीय समाज की समस्याएं थी उनसे व्यक्ति को छुटकारा मिला, जनमानस को उसमें मतलब एक तरीके से सेफ्टी वॉल का काम इस भक्ति आंदोलन ने समाज में किया। तो इसको पढ़ेंगे भक्ति काल में। फिर भक्ति काल में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सूफी काव्य धारा पढ़ लेंगे, जिसमें जायसी को पढ़ेंगे, सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे, संत काव्य को पढ़ेंगे, तो हम कबीर जी को इसके साथ पढ़ लेंगे संत काव्य धारा में। इस पर भी प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे तुलसी जी का, सूर का पढ़ेंगे तो कृष्ण काव्य धारा पढ़ लेंगे, तुलसी पढ़ेंगे तो राम काव्य धारा पढ़ेंगे। तो राम काव्य धारा पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी से जोड़ देंगे, और जब हम ये देखिए सूरदास जी को पढ़ेंगे तो कृष्ण काव्य धारा से जोड़ देंगे। इस प्रकार से सूर, कबीर, तुलसी 3 ही टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, तो इन तीनों टॉपिक को मिलाकर के हम भक्ति आंदोलन से जोड़ देंगे। उसके बाद रीति काल आएगा, रीति काल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। रीति का मतलब होता है किसी एक निश्चित परंपरा का अनुकरण करने वाला। रीति काल का मतलब होता है कि किसी भी एक निश्चित परंपरा का अनुकरण करने वाला, तो ये हम रीति काल में पढ़ेंगे। फिर भारतेंदु काल है, भारतेंदु काल में भारतेंदु जो हरिश्चंद्र हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनका सहारा लेते हुए हम भारतेंदु काल को पूरा करेंगे। और देखिए द्विवेदी काल बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विवेदी काल को पढ़ेंगे। द्विवेदी जी का इतना ज्यादा योगदान देखिए कि पूरा नाम ही इनके, पूरा जो विभाजन है वो द्विवेदी युग के नाम से ही जाना जाने लगा।
ठीक है। फिर आगे आएंगे तो आगे पढ़ेंगे आधुनिक कविता, छायावाद है, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब को हम यहाँ देखेंगे। जैसे मुक्तिबोध है, आगे है, निराला है, ये सब छायावादी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आगे हैं मुक्ति, ये सब प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि रहे हैं, इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। जैसे ये शंकर शेखर एक जीवनी है, ठीक है, ये एक उपन्यास है, चांद का मुटड़ा एक कविता है, इन सबको हम देखेंगे। फिर इधर पेपर पे आ जाते हैं, ये जो आधुनिक हिंदी की उपन्यास और यथार्थवाद है, तो जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो प्रेमचंद जी को लेकर के और इन शेखर एक जीवनी को लेकर के ये साथ में हम पढ़ेंगे। और जब नाटक वाला प्रश्न हम करेंगे, जो नाटक वाला इधर से हम काब उठाएंगे तो अंधेर नगरी को उठा लेंगे, ठीक है, और चंद्रगुप्त को कर लेंगे। 2 नाटक हमारे सिलेबस में रहेंगे। तीसरा हमारा आएगा हिंदी में साहित्य समोचला के सिद्धांत और उसके समालोचक, ये एक छोटा सा प्रश्न अलग से रहेगा। बाकी नाटक वाला तो हमने वहां से कर ही लिया। और हिंदी साहित्य में विधाओं का उद्भव और विकास कैसे हुआ, साहित्यिक विधाएं जो हैं, इस पर एक छोटा सा प्रश्न कभी कभी बनता है, जिसको हम अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो हमारा कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। मेन बात जो हमारी रहेगी, देखिए मेन जो हमारा सिलेबस का पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, अब हम इसको मान लिया अगर डिवाइड कर लें ऐसे 3 भागों में हम साहित्य को पढ़ लें। आपने सिलेबस को देखा, 3 भागों में हम सिलेबस को कर लें साहित्य को। एक पार्ट हम बना लें भाषा वाला, ठीक है, भाषा का इतिहास। ये वाला जो पेपर है, ये पूरा ही लोग जो पेपर करके आते हैं, जिनकी अच्छी तैयारियां हैं, वो बताते हैं कि इस पर उनका जब जब उन्होंने प्रश्न पूरा अच्छे से किया है, उनका मार्क्स नहीं कटा है। यानी कि ये एक बहुत ही टेक्निकल पार्ट माना जाता है, इसे मैथमेटिकल अप्रोच की होती है और इसमें मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं होता अगर आपने सही किया। हाँ, अगर आपका गलत है तो आपको चांस नंबर मिलने का वैसे भी नहीं होता। तो ये भाषा का इतिहास है। और दूसरा हम कर लेंगे साहित्य का इतिहास है। साहित्य का इतिहास कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये बिहार पीसीएस की बात चल रही है, ठीक है। तो बीपीएससी करने के लिए अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है। हमने आपको बताया कि 300 अंक में से सिर्फ 200 को हमने टारगेट किया है। हम 200 प्लस अंकों का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो एक हम इस तरह से डिवीजन करेंगे, क्योंकि वहां पे पेपर एक ही है, वहां एक ही पेपर हो रहा है और उसी एक पेपर में से हमें ये सारा करना है। तो हम अपने सिलेबस का विभाजन ऐसे करेंगे कि भाषा वाला पार्ट एक तरफ, साहित्य का पार्ट एक तरफ, और गद्य है, ठीक है, पद्य और नाटक, कहानी, उपन्यास, आदि जो है हमारी, इस तरीके की जो आदि हमारी चीजें हैं, इनका हम एक पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लेकर के हम सारी चीजों को आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा सिलेबस रहेगा, जो हमारा सिलेबस है ये वाला, तो इसको हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया। अब हमें करना क्या होगा, जब हमने इतना काम कर लिया और हमने हिंदी साहित्य को का विभाजन देख लिया कि हमें किस तरीके से हिंदी साहित्य के 300 अंकों को हमें लेकर के आगे बढ़ना है, तो हमें करना क्या है। अब हमारा काम शुरू होगा कि हम एक एक चीज को लेकर के अपने लेक्चर को, अब हम सिलेबस के अंदर जाएंगे। इसके अंदर अब हम जब हम एंट्री करेंगे तो हम एक एक चीज को उठाएंगे। तो पहले भाषा वाला पार्ट, क्योंकि एक टेक्निकल पार्ट है और कई बार अगर इसको पहले पढ़ा दिया जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सहजता नहीं फील करते, उन्हें सब्जेक्ट सरल नहीं लगता, तो वे इससे घबराने लगते हैं। तो इसमें किया क्या जाता है, सामान्यतः ऐसा करना चाहिए, मेरा ये मानना है कि हम साहित्यिक वाला जो पार्ट है पहले उसको उठाएं। होगा क्या कि जब हम उसमें सारे कालों का विभाजन करते हुए एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक एस्पेक्ट को जब हम क्लियर करेंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि आदि काल है, मैं इसको शॉर्ट में लिखा है भक्ति काल, रीति काल, ठीक है, या आधुनिक काल, फिर उसके बाद छायावाद, फिर उसके बाद प्रगति, प्रयोग, ठीक है, बीच में रहस्य, नई कविताएं, समालोचना के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम करेंगे क्या कि पहले आदिकाल, भक्ति काल, ये जो हमारा साहित्यिक वाला पार्ट है, इसको पढ़ते पढ़ते इसमें जो जो भी हमारे
कवि आ रहे हैं किसी भी साहित्य के साथ, चाहे वह गद्य से संबंधित है, पद्य से संबंधित है, उनको हम इसमें शामिल करते चलेंगे। ठीक है, आदिकाल जब हम पढ़ेंगे तो इसके साहित्यकारों को इसमें पढ़ेंगे, जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो इनके कवियों को इसमें पढ़ेंगे, जब रीतिकाल के कवि, जब रीतिकाल को हम पढ़ेंगे तो इनके कवियों को इसमें पढ़ेंगे। इस करके हमारी फॉर्मेटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी, सारगर्भित हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर हम सिलेबस पे अपनी सही अप्रोच को अप्लाई करेंगे तो हमारा टारगेट बीपीएससी में 300 अंकों में से 200 प्लस अंक लेने का जो हमारा टारगेट है उसको हम जरूर ही प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप लोगों को कहीं कोई किसी तरीके की समस्या इसमें समझने में आई होगी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करने से आपको कोई फायदा है तो आपको इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और देखिए, सब्जेक्ट की जो होती है अपनी समय सीमा होती है। जब आप एग्जामिनेशन रूप में बैठते हैं और एग्जाम देने के लिए आपके सामने आता है प्रश्न पत्र, तो समय, क्योंकि 3 घंटा इतने सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो जितना ज्यादा अभ्यास हमारे प्रश्नों को लिखने का, उत्तर के लिखने का रहेगा, उसी तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने की अवस्था में रहेंगे। और यदि हम प्रश्नों के उत्तर को लिखने में चूक जाएंगे और पहले हम ऐसा कोई पहल नहीं करेंगे तो जरूर कोई ना कोई समस्या होगी। और अगर आप इस तरीके की चीजों को लेकर के आंसर राइटिंग पे आगे बढ़ते हैं, एक कंटेंट को पढ़िए, उस कंटेंट को दूसरे कंटेंट से कोरिलेट करिए, उसके बाद उस पे एक मानसिक समझ बनाइए, उस मानसिक समझ के साथ प्रश्नों को उत्तर रूप में प्रदर्शित करते हुए, शॉर्टकट में फॉर्मेटिंग करते हुए, इस तरीके के 100-150 आंसरों की फॉर्मेटिंग करके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। और इन नोट्स को आधार बना करके बार बार आप इसका रिवीजन करें। और किसी से भी आप अपने आंसर की जो फॉर्मेटिंग आपने की है, जो आंसर राइटिंग को आपने फुल फॉर्म में लिखा है, उसको जरूर ही किसी से एक बार इवैल्यूएट करा ले कि आपका जो तैयारी का स्तर है वो कहाँ पे, कौन सी कोटेशन आपने छोड़ी है, कहाँ पे कौन से एस्पेक्ट को आपको जोड़ना है। क्योंकि देखिए, जब हम साहित्य को पढ़ रहे हैं तो साहित्य के अंदर जो आपने सामान्य अध्ययन में आपने पढ़ा है, उन सारे एस्पेक्ट्स को अगर आप इसके आंसर फॉर्मेटिंग में नहीं जोड़ेंगे तो संभव है कि स्कोर करने में आपको समस्या हो। और वहीं आपका कोई दूसरा साथी अगर उस तरीके से अच्छा स्कोर करता है तो जरूर संभव है कि यदि वह सामान्य अध्ययन की जो तैयारी कर रहा है उसकी सहायता लेते हुए कोरिलेशन करके सारे विमर्शों को खोलकर अपने आंसर में लिखता है, चाहे वह इस विमर्श स्त्री से जुड़ा हुआ हो, बच्चों से जुड़ा हुआ हो, समाज की गरीबी भुखमरी से जुड़ा हुआ हो, ग्रामीण अंचल की जितनी समस्याएं रही हैं उनसे जुड़ा हुआ हो, या आज का जो डिजिटलाइजेशन और तकनीकी का दौर है इससे जुड़ा हुआ हो, तो अवश्य ही आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। और आप, जैसा कि मैंने कहा, 300 अंकों का सारा गेम है। इन 300 अंकों में से 200 अंकों को आप प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन था उस पे हमने चर्चा करी, हमने बताया कि किस तरीके से हमारी चर्चा हुई कि हम किस तरीके से जो है सिलेबस को हमने आगे लाए। और सिलेबस पे हमने डिस्कशन किया कि सिलेबस का भाषा वाला पार्ट और सिलेबस का साहित्य वाला पार्ट, उन दोनों पार्टों को हम, जो हमारा गद्य पद्य और इसका जो तीसरा वाला सेक्शन है, इन सेक्शन से कोरिलेट करते हुए चलेंगे। तो 2.5 से 3 महीना हमारे लिए बहुत ज्यादा होगा। इतने समय में हम कंटेंट को पढ़ने के बाद, पूरी विषय वस्तु को पढ़ने के बाद, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसको कंप्लीट कर ले जाएंगे। और साथ ही उन क्वेश्चन आंसरों की फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड जो भी रहेगी उसके अंदर हम अपने आंसरों को पूरी तरीके से फिलअप करते हुए जितने भी पैराग्राफ में आंसरों का डिवीजन होगा आप अच्छे से करने की स्थिति में रहेंगे। ऐसा आप बिल्कुल ना करें कि पहले आपने ये वाले पार्ट को एक एक लाइन से पढ़ा, फिर उसको पढ़ते चले गए, उसके बाद दोबारा ऐसे पढ़े। नहीं, जब आप हिंदी भाषा का इतिहास पढ़े, पहले तो हिंदी भाषा के इतिहास को आप थोड़ा सा डिले करें, बाद में पढ़े। और यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। फिर आप हिंदी साहित्य के टोटल भागों को पढ़ लें। ये जो हिंदी साहित्य का पूरा कालक्रम है, इन कालखंडों को, इसके डिवीजन को अच्छे से करते हुए सारे के सारे लेखक, विचारक, कवि जो जो जहां पे सेट बैठते हैं उनको लेकर के साथ में कोरिलेट स्टडी करें। देखिए, दोनों चीजों को पैरेलल चलाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते हिंदी साहित्य में कि एक को आपने पहले पढ़ लिया। इस तरीके से होगा क्या? आप पढ़ेंगे तो चीजें आपके पास होंगी, विषय वस्तु का आपको ज्ञान भी होगा, लेकिन एक बहुत लंबी समय अवधि लग जाएगी। और इतनी लंबी समय अवधि को लगाने से अच्छा है कि आप कम समय में चीजों को सारगर्भित पढ़ें। अत्यधिक पढ़ने का कोई
समय ज़्यादा लगाने का मतलब नहीं है। आप कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को स्कोर कर ले जाएंगे। ऐसा ही विद्यार्थियों को का जो ट्रेंड है वो करना चाहिए। देखिए, ये सारी चर्चाएं आज हमने इस पे की, तो मुझे उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए ज़रूरी सहायक सिद्ध होगी। और आप जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली 67, 68 भी एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हैं, तो ज़रूर ही जो हिंदी साहित्य को एक ऑप्शनल के रूप में ऑप्ट कर रहे हैं, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हिंदी साहित्य ले रहे हैं, वो इन क्लासों से जुड़े। आज आप लोगों ने इस क्लास में आप लोग जुड़े रहे, आपने अपना समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।